सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, पिछली क्लासों में अंदर अपने खनिज और पोषण टॉपिक चल रहा था। आज उसी के अंतर्गत अपने सूक्ष्म पोषक तत्वों में अंदर बॉडी के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है और ये थोड़ी मात्रा में ही बढ़ती हुए विकास को प्रभावित करते हैं। अगर एक या एक से अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों की शरीर के अंदर कमी हो जाती है तो कई प्रकार के शरीर के अंदर अभावग्रसित रोग हो जाते हैं। आज अपने देखेंगे कि शरीर के अंदर कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, इन पोषक तत्वों का क्या कार्य होता है, इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं और इन पोषक तत्वों की प्राप्ति स्रोतों का आपने अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से पोषक तत्वों को दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक वे पोषक तत्व जो शरीर की वृद्धि व विकास के लिए ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इन्हें मुख्य पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और एक वो पोषक तत्व होते हैं, खनिज पोषक तत्व, जिनकी शरीर के अंदर बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इन्हें गौण या माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। दोनों की ही अपने बॉडी के अंदर आवश्यकता रहती है। तो आज अपने आंगनवाड़ी सुपरवाइजर महिला की जो भर्ती है उसके अंदर 4 पोषक तत्व का वर्णन किया गया है। इनकी अपने पूरी डिटेल से स्टडी करेंगे। 4 मुख्य पोषक तत्वों के अंदर एक कैल्शियम आता है, दूसरा पोषक तत्व होता है या खनिज तत्व होता है वो आयोडीन आता है, तीसरा पोषक तत्व होता है या खनिज तत्व है अपना वो लोहा है, और चौथा है जिंक। इन चारों ही सूक्ष्म पोषक तत्वों का अपने एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम अपने कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक Ca होता है स्टूडेंट, और ये शरीर का मुख्य पोषक तत्व होता है। शरीर का मुख्य खनिज पोषक तत्व है, शरीर का मुख्य खनिज पोषक तत्व है कैल्शियम। अब कैल्शियम अपने शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये मुख्य पोषक तत्व है। अन्य पोषक तत्वों की अपेक्षा इसी शरीर के अंदर ज्यादा आवश्यकता होती है और ये अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लगभग 2% होता है। शरीर के भार का लगभग 2% कैल्शियम होता है। शरीर के वजन का 2% भाग कैल्शियम, शरीर के वजन का लगभग 2% भाग किसका होता है? कैल्शियम का होता है। अब ये कैल्शियम शरीर के 2% भाग लगभग बड़ा होता है इसका। शरीर के ये अपने कैल्शियम हड्डियों के अंदर पाया जाता है, दांतों के अंदर पाया जाता है और मुख्य रूप से हड्डियों और दांतों के अंदर पाया जाता है। बाकी सूक्ष्म मात्रा के अंदर ये कैल्शियम होता है वो अपने मांसपेशियों के तंतुओं में, इसके अलावा रक्त का स्कंदन बनाने में, रक्त का थक्का बनाने के अंदर कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कैल्शियम मुख्य रूप से हड्डियों के अंदर, दांतों के अंदर, मांसपेशियों के तंतु बनाने में और रक्त का स्कंदन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कैल्शियम के कार्य देखेंगे अपने क्या काम करता है। कैल्शियम कार्य, कैल्शियम क्या क्या काम करता है? तो कैल्शियम जैसा कि हमने बात की है, अस्थि और दांत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पहला यही कार्य है अस्थि और दांत निर्माण में, अस्थियों एवं दांत निर्माण में
अस्थियां हड्डियों को बोलते हैं। हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भ्रूण विकास के दौरान भ्रूण के अंदर जो हड्डियां होती है वो लचकदार होती है, फ्लेक्सिबल ज्यादा होती है, और जैसे जैसे बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है, कैल्शियम होने का कैल्शिफाइड हड्डियों के अंदर हो जाता है, और जिसके कारण हड्डियां या अस्थियां होती हैं वो उनके अंदर कठोरता या कठोरपन आने लगता है, जिससे हड्डियों के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ कैल्शियम के जमाव होने का अस्थियां होती है वो ज्यादा कठोर होने लगती है, और इसी प्रकार से दांतों के अंदर भी स्टार्टिंग के अंदर बच्चों के अंदर जो दूधिया दांत होते हैं उनके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस ज्यादा मात्रा में होता है। बाद के अंदर दूधिया दांतों बाद में परमानेंट दांत आते हैं, उनके अंदर भी कैल्शियम भरपूर मात्रा के अंदर पाया जाता है। अब अपने 2 नंबर पॉइंट है कैल्शियम के कार्य के अंदर शारीरिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक वृद्धि में विकास, शारीरिक वृद्धि में विकास, अगर पर्याप्त मात्रा में बॉडी के अंदर कैल्शियम है तो शरीर की ग्रोथ सामान्य होगी और बॉडी का विकास भी सामान्य होगा। कैल्शियम के प्रभाव ज्यादातर अगर कम मात्रा के अंदर होता है प्रोटीन के ऊपर पड़ता है, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है, जिससे शरीर के अंदर वृद्धि और विकास के अंदर गिरावट आती है। तो शारीरिक वृद्धि और विकास के अंदर कैल्शियम तत्व का होना जरूरी है। इसके अलावा रक्त स्कंदन के अंदर कैल्शियम महत्वपूर्ण कार्य करता है। तीसरा नंबर है रक्त स्कंदन में, रक्त स्कंदन में सहायक। खून का धक्का जब किसी व्यक्ति को इंजरी हो जाती है या घाव हो जाता है या चोट लग जाती है तो बॉडी के पार्ट से अपने ब्लडिंग होती है, खून रिसता रहता है, खून निकलता रहता है, तो 5 या 6 सेकंड में, ज्यादातर 10 या 15 सेकंड बाद के अंदर रक्त है वो स्वतः ही बहना बंद हो जाता है। इसे अपने रक्त स्कंदन कहते हैं। तो रक्त स्कंदन के अंदर जो शरीर का मुख्य खनिज पोषक तत्व कैल्शियम है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है तो रक्त स्कंदन नहीं होगा, और रक्त स्कंदन नहीं होगा तो खून लगातार बहता रहता है और इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो कैल्शियम रक्त के जमने के अंदर या रक्त स्कंदन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा कैल्शियम होता है, जैसे हाथ की ये उंगलियां संकुचित और शिथिलित हो रही है तो मांसपेशियों को संकुचित और शिथिलित करने के अंदर, मांसपेशियों के अंदर संकुचन पैदा करने के अंदर कैल्शियम आयन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मांसपेशियों के संकुचन में नेक्स्ट कार्य होगा मांसपेशियों के संकुचन में, मांसपेशियों के संकुचन में, मांसपेशियों के संकुचन में कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी काम अपने दौड़ते हैं, भागते हैं, मांसपेशियों के अंदर संकुचन होता है तो मांसपेशियों के संकुचन में कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा हृदय की गति को नियंत्रित करने के अंदर, हृदय की गति या हृदय के तंतुओं को नियंत्रित करने में कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका, हृदय की गति को संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट कार्य है हृदय गति को संतुलित रखना। हृदय गति को संतुलित बनाए रखने में कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर कई सारे एंजाइम होते हैं, उन एंजाइमों को सक्रिय करने के अंदर, उन एंजाइमों को सक्रिय करने के अंदर कैल्शियम आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एंजाइम को सक्रिय करने में नेक्स्ट कार्य हो गया एंजाइम्स को सक्रिय करने में, एंजाइम को सक्रिय करने के अंदर
कैल्शियम आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा शरीर के अंदर कई ऐसे कार्य हैं, जैसे कोशिका झिल्ली के अंदर पदार्थों के आवागमन के अंदर कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मुख्य कार्य अस्थि और दांत प्रणाली में, शारीरिक वृद्धि विकास में, रक्त स्कंदन में सहायक है, मांसपेशियों के संकुचन के अंदर, हृदय गति को संतुलित करने के अंदर और एंजाइम को सक्रिय करने के अंदर कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अपने कैल्शियम की कमी से प्रभाव देखेंगे कि कैल्शियम की कमी से क्या क्या प्रभाव होता है। तो कैल्शियम की कमी के प्रभाव, अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम तत्व की या कैल्शियम तत्व की कमी हो जाती है तो शरीर के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। कैल्शियम की कमी से पहले वृद्धि रुक जाती है। कैल्शियम की कमी से बॉडी की वृद्धि रुक जाती है। कैल्शियम की कमी से बॉडी की क्या वृद्धि रुक जाती है और अस्थियों के अंदर जो कैल्शियम होता है या अस्थियों का कहीं अपने मजबूतीपन या अस्थियों का निर्माण वो भी कैल्शियम की कमी के कारण रुक जाता है। और अस्थियों का कमजोर दुर्बल होना और कैल्शियम की कमी के कारण अस्थियों के अंदर विकृति आ जाती है और इस विकृति को अपने रिकेट्स रोग कहते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से अस्थियों की वृद्धि का रुकना, अस्थियों की वृद्धि का रुकना, अस्थियों की वृद्धि का क्या होता रुकना। क्यों? अस्थियों के अंदर होता है कैल्शियम, मतलब कैल्शियम का जमाव, वो कैल्शियम अस्थियों के अंदर नहीं होगा। अस्थियों के अंदर कैल्शियम अगर नहीं होगा तो अस्थियों के अंदर दुर्बलता आती है। अस्थियों में दुर्बलता, अस्थियां क्या होती है भंगुर हो जाती है। थोड़ी सी चोट लगने पर अस्थियां टूट जाती हैं और अस्थियां जब भंगुर हो जाती है तो एक रोग हो जाता है। उस रोग को बोलते हैं अपने रैकेट्स। कौन सा रोग बोलते हैं? रैकेट्स। अस्थियां कमजोर हो जाती है, अस्थियों के कमजोर होने वाले रोग को रैकेट्स कहते हैं। तो ये रैकेट्स कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अब नेक्स्ट कार्य, तो प्रौढ़ अवस्था के अंदर जैसे बच्चा धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था के अंदर पहुंचता है तो प्रौढ़ अवस्था के अंदर कैल्शियम की कमी से ओस्टोमेलेशिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में शरीर की अस्थियों से कैल्शियम का ज्यादा विसर्जन हो जाता है और ज्यादा विसर्जन हो जाता है तो रोगी को हल्की चोट लगने पर ही कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां है वो भंगुर होने लगती है, टूट जाती हैं। तो प्रौढ़ अवस्था के अंदर ओस्टियोमेलेशिया रोग हो जाता है। दूसरा, प्रौढ़ अवस्था में ओस्टियोमेलेशिया रोग हो जाता है। प्रौढ़ अवस्था में ओस्टियोमेलेशिया रोग हो जाता है। जो व्यक्ति थोड़ा बड़ा होता है, बड़े होने का प्रौढ़ अवस्था के अंदर पहुंच जाता है तो शरीर के अंदर कैल्शियम अस्थियों से निकल जाता है और अस्थियों से जब कैल्शियम निकल जाता है तो इसे ओस्टियोमेलेशिया रोग कहते हैं और ओस्टियोमेलेशिया रोग हो जाता है। इसके अलावा अपने कैल्शियम वृद्धावस्था में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियां भंगुर हो जाती है, हड्डियां टूट जाती है, हड्डियों के अंदर छोटे छोटे छेद उत्पन्न हो जाते हैं और उन छेदों को अपने या उसे छेद जनित अस्थियों वाले रोग को अपने बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। तो नेक्स्ट डिजीज है वृद्धावस्था में शरीर में कैल्शियम की कमी से हड्डियां या हड्डियों में
छिद्र हो जाते हैं, छेद वाली हड्डियां होती हैं। इस प्रकार से जैसे अपने अस्थियों को ऐसे काटते हैं तो अंदर इस प्रकार की पोर मिलती है, छिद्र हो जाते हैं। और इस छिद्र युक्त अस्थि को या इस रोग को बोलते हैं अपने ओस्टियोपोरोसिस। रोग का नाम है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस कब हो जाता है? वृद्धावस्था के अंदर हो जाता है। कब हो जाता है? वृद्धावस्था के अंदर, जब हड्डियों के अंदर छेद उत्पन्न हो जाते हैं कैल्शियम की कमी के कारण, तो उस रोग को बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। अब ये जो स्टूडेंट्स का हमने कैल्शियम की कमी से प्रभाव शरीर के अंदर या कैल्शियम की कमी से रोग, अब अपने शरीर के अंदर अगर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाए तो ज्यादा होना भी शरीर के लिए नुकसानदायक है और कम होना भी शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसलिए कैल्शियम का शरीर के अंदर संतुलित मात्रा में होना बहुत ही जरूरी है। तो ये तो अपनी कमी के प्रभाव देखे थे। अब शरीर के अंदर अगर कैल्शियम ज्यादा होता है, अधिकता के क्या प्रभाव है वो अपने अध्ययन करेंगे। कैल्शियम की अधिकता के प्रभाव, तो अधिकता के प्रभाव है वो प्रौढ़ अवस्था के अंदर और बच्चों के अंदर, दोनों के अंदर ही हो सकता है। इस स्थिति के अंदर भूख कम लगती है, उल्टी आने लगती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती है, रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और साथ ही रक्त के अंदर यूरिया है, प्लाज्मा है, कोलेस्ट्रॉल वो भी शरीर के अंदर बढ़ जाता है। और इस रोग को अपने बोलते हैं हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया याद रखना, यही लिखा रहा हूं नोट में नीचे। शरीर में कैल्शियम की अधिकता से हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है। हाइपर का अर्थ है अधिक, हाइपर का अर्थ है अधिक, मतलब कैल्शियम शरीर के अंदर जब अधिक हो जाता है तो उसे अपने हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। अब अपने कैल्शियम के प्राप्ति स्रोत देखेंगे। कैल्शियम के प्राप्ति स्रोत, कैल्शियम कहां से अपने को प्राप्त होता है? कैल्शियम कौन कौन से पोषक तत्वों के अंदर या कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स है उनके अंदर बहुत कैल्शियम पाया जाता है? तो सभी प्रकार के दूध के अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा के अंदर होता है, चाहे वो ताजा दूध हो, चाहे वो सूखा पाउडर हो, चाहे वो मक्खन हो, सारों के अंदर क्या होता है? कैल्शियम होता है। तो सूखा दूध, छाछ, मक्खन, पाउडर, इन सभी के अंदर दूध होता है, ये कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम के प्राप्ति स्रोत के अंदर मुख्यतः दूध आता है। दूध के अंदर सभी प्रकार के दूध, जैसे पाउडर, पाउडर वाले के अंदर, पाउडर के अंदर भी कैल्शियम होता है। दूध आता है, दूध के अंदर, दूध के अलावा मक्खन के अंदर, हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर पत्ता गोभी, दूध के अलावा पत्ता गोभी, इसके अलावा सलजम, पत्ता गोभी, दूध, सलजम, इसके अलावा फूल गोभी, हरी सब्जियों के अंदर फूल गोभी, सरसों का अपने साग बोलते हैं उसके अंदर हरी सरसों में, इनके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है। तो ये तो स्टूडेंट अपने सूक्ष्म बीज पोषक तत्व है।
कैल्शियम, कैल्शियम के कार्य हमने देखे, कैल्शियम की कमी के प्रभाव देखे, कैल्शियम की अधिकता से देखे और कैल्शियम के प्राप्ति स्रोत देखे। कैल्शियम के बाद के अंदर अपने नेक्स्ट जो पोषक तत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका नाम है लोहा। दूसरा पोषक तत्व है वो आयरन आता है या लोहा आता है। तो लोहा के बारे में अपने पढ़ेंगे। हालांकि आप सभी जानते हो कि शरीर के अंदर आयरन है वो बहुत जरूरी होता है। आयरन लोहा को बोलते हैं और आयरन की कमी से या अपने कहें शरीर के अंदर आयरन बहुत जरूरी है। रक्त को या आरबीसी को निर्माण के अंदर आयरन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त के निर्माण में आयरन सहायक होता है और आयरन की कमी से शरीर के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। तो नेक्स्ट पोषक तत्व दूसरा है, नीच पोषक तत्व वो है दो नंबर में, वो है लोहा। इसको बोलते हैं अपने आयरन। इसका प्रतीक है Fe, याद रखना Fe फेरस आयरन। अब ये आयरन क्या होता है, किस में पाया जाता है? तो लोहा शरीर के अंदर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, परंतु कम मात्रा में पाए जाने के उपरांत भी ये शरीर के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर 4 से 5 ग्राम लोहा पाया जाता है। तो पॉइंट अपना एक सामान्य व्यक्ति में 4 से 5 ग्राम लोहा उपस्थित, 4 से 5 ग्राम लोहा उपस्थित आयरन पाया जाता है एक सामान्य व्यक्ति के अंदर। शरीर के स्वास्थ्य के अंदर या शरीर की वृद्धि में विकास के अंदर आयरन पोषक तत्व है या खनिज पोषक तत्व है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आयरन के कार्य देखेंगे अपने कि आयरन क्या काम करता है शरीर के अंदर। तो एक नंबर में अभी आपको बताया कि रक्त निर्माण में या शरीर के अंदर लाल रक्त कणिकाएं हैं उसके निर्माण के अंदर आयरन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लोहा हीमोग्लोबिन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला है हीमोग्लोबिन निर्माण में, हीमोग्लोबिन निर्माण में शरीर के अंदर अपना रक्त होता है, उस रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। उस हीमोग्लोबिन नाम से समझते हैं हीम का होता है, लोहा ग्लोबिन ये प्रोटीन है। हीम युक्त मतलब लोहा युक्त जो प्रोटीन होती है वो अपने आरबीसी में पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन निर्माण में लोहा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर लोहा शरीर के अंदर कम मात्रा में या आयरन नहीं है शरीर के अंदर तो हीमोग्लोबिन का निर्माण रुक जाता है। इसके अलावा पेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। मायोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो पेशियों के संकुचन और शीतलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मायोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर भी लोहा पाया जाता है। मायोग्लोबिन प्रोटीन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। मायोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर भी लोहा पाया जाता है और मायोग्लोबिन प्रोटीन शरीर के अंदर संकुचन, पेशियों के संकुचन के अंदर शीतलन होती है। इसके अलावा श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइमों का निर्माण भी लोहा द्वारा होता है। तो श्वसन एंजाइम्स का निर्माण किसके द्वारा होता है? आयरन के द्वारा होता है। इसके अलावा आयरन के अपने और काम देखें तो शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं उनका निर्माण भी आयरन द्वारा होता है। तो शरीर के अंदर एंटीबॉडीज कोशिकाओं का निर्माण होता है। शरीर में एंटीबॉडी सेल्स का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? लोहे के द्वारा होता है। तो ये अपने मुख्य जो पोषक तत्व है लोहा है उसका देखा है कि लोहा शरीर के अंदर क्या क्या काम करता है। अब अपने लोहे की कमी के प्रभाव देखेंगे। अगर शरीर के अंदर
लोहे की कमी। अगर शरीर के अंदर आयरन हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है, तो आयरन की कमी से शरीर के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है वो अपने देखेंगे कि आयरन की कमी से शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो आयरन की कमी से रक्त अल्पता हो जाती है, शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है। तो आयरन की कमी से पहला रोग है रक्त अल्पता। शरीर के आयरन की कमी से जो पहला है वो रक्ताल्पता। मतलब रक्त की अल्प मात्रा हो जाती है, रक्त की कमी। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम होने के कारण रक्त की भी कमी हो जाती है शरीर के अंदर। इसे बोलते हैं अपने रक्ताल्पता या एनीमिया कहते हैं इसको सामान्य भाषा के अंदर, एनीमिया। तो पहली कमी है सामान्य स्तर के ऊपर एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम होने के कारण ये एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा इस रक्त अल्पता के कारण जो स्तनपान करा रही महिलाएं होती है, जो बच्चों को फीडिंग करा रही है मिल्क का, वो इन महिलाओं के अंदर जो त्वचा है उनकी शरीर के अंदर रंग, त्वचा का रंग वो पीला पड़ जाता है कमी के कारण, लोहे की कमी के कारण। बच्चों की वृद्धि विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या आपने कहें कि रक्त अल्पता के कारण या इसे की कमी के कारण वो महिलाएं जो 1 साल से पहले अपने बच्चों को जो स्तनपान करा रही है, स्तनपान करवाना छुड़ा देती है जो महिलाएं 1 साल से पहले बच्चों को, तो उन बच्चों के अंदर शरीर के अंदर आयरन की कमी हो जाती है। क्योंकि आयरन ने वो बच्चे अपने माँ से दूध के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो छोटे बच्चों के अंदर 1 साल से कम के बच्चे होते हैं, अगर उनको समय से पहले स्तनपान छुड़ा दिया जाता है तो ऐसे बच्चों की त्वचा काली व पीली पड़ जाती है। तो रक्त अल्पता की कमी कारण तो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्तनपान ना कराने से त्वचा काली व पीली पड़ जाती है। बच्चों की त्वचा कैसी हो जाती है? हल्की ब्राउन, ये हल्की ब्लैक और लगभग येलो कलर की हो जाती है बच्चों की। इसके अलावा उन बच्चों के अंदर सांस लेने में परेशानी हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं और त्वचा का पीलापन होना, ये मुख्य लक्षण है। अब अपने ये रक्त की कमी के प्रभाव से मुख्यतः रक्त अल्पता या रक्त की कमी हो जाती है। और 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ऐसे बच्चे जिनकी माताओं ने उनको स्तनपान करना बंद कर दिया गया तो उनकी त्वचा काली और पीली पड़ जाती है। अब अपने देखेंगे लोहा प्राप्ति के स्रोत। लोहा प्राप्ति के स्रोत, लोहा कौन कौन से लोहा प्राप्ति स्रोत, लोहा किन किन से प्राप्त किया जाता है? एक तो लोहा होता है वो हरे पत्तेदार सब्जियों के अंदर पाया जाता है, पालक के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये तो थे बाद की बात, अपने पहले अपने जो जंतुओं से किन किन जंतुओं से प्राप्त किया जाता है? तो अंडे के अंदर, मांस के अंदर, यकृत के अंदर, अंडा मांस यकृत, अंडा मांस यकृत के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर लोहा प्राप्त किया जाता है, लोहा प्राप्त होता है। इसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जियां, दालों के अंदर बाजरा, गुड़, तिल के अंदर हरी पत्तेदार सब्जी, तिल, गुड़, रागी, बथुआ, पालक, इनमें भरपूर मात्रा में क्या होता है? लोहा प्राप्त होता है या लोहा पाया जाता है। इसके अलावा पुदीना, पुदीना भी सकते आप,
पुदीना, इन सारों के अंदर मुख्य रूप से लोहा या आयरन पाया जाता है। अब अपने जो नेक्स्ट पोषक तत्व है वो है, नेक्स्ट पोषक तत्व है वो है अपने आयोडीन। नेक्स्ट पोषक तत्व है आयोडीन। ये स्क्रीनशॉट दे दो। आयोडीन, आयोडीन नाम से स्पष्ट है, आयोडीन नमक के अंदर मिलता है। आयोडीन युक्त जो नमक होता है उनसे अपने शरीर के अंदर अपने को मिलता है आयोडीन। और आयोडीन की कमी से एक रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं गलगंड या घेंगा रोग। गले के अंदर सूजन आ जाती है, गला सूज जाता है, यहाँ से गला है वो सूज जाता है। उस सूजन गले के सूजन युक्त रोग को अपने बोलते हैं घेंगा या गलगंड, वाइट डिजीज बोलते हैं। तो आयोडीन 3 नंबर पोषक तत्व है वो है आयोडीन। आयोडीन और आयोडीन का रासायनिक प्रतीक है वो आई है, आयोडीन। आयोडीन मुख्य पोषक तत्व है। अब शरीर के अंदर क्या काम करता है तो वो अपन देखेंगे। शारीरिक वृद्धि और विकास के अंदर 1 नंबर में कार्य, शारीरिक वृद्धि में विकास में शरीर की वृद्धि व शरीर के डेवलपमेंट के अंदर आयोडीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा शरीर के मानसिक स्वास्थ्य में भी आयोडीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आयोडीन युक्त नमक अपने न लें या आयोडीन युक्त भोजन न करें तो ऐसे बच्चों में मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं, मंदबुद्धि हो जाते हैं बच्चे, उनकी बुद्धि कमजोर हो जाती है, मानसिक विकास संपूर्ण नहीं हो पाता है। तो मानसिक विकास में भी आयोडीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शिशु के मानसिक विकास में सहायक है ये। शिशु के मानसिक विकास में सहायक, मानसिक विकास मतलब उसका मेंटली जो हेल्थ है, मेंटली हेल्थ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयोडीन। इसके अलावा अपने अन्य देखें तो शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शरीर के अंदर, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करता है आयोडीन। शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, जब भी ये अवस्था के अपने चिकनाई पदार्थों के अंदर कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उसको क्या करता है आयोडीन, कम करता है। इसके अलावा जो नवजात शिशुओं को फीडिंग कराने वाली या स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती है उनके शरीर के अंदर दूध निर्माण में भी आयोडीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो नेक्स्ट कार्य ये हो गया कि जो धात्री माता के दूध निर्माण में, धात्री माता के नवदुग्ध निर्माण में आयोडीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा शरीर की जो बेसिक मेटाबॉलिज्म रिएक्ट है अपने आधारी उपापचय दर उसको नियंत्रण करता है। ये शरीर की आधारी उपापचय दर जिसको अपने बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR को नियंत्रित करता है कौन, आयोडीन। इसके अलावा आयोडीन अपने और देखें तो शरीर के अंदर और बहुत से कार्य में आयोडीन, अन्य कार्यों में अंदर आयोडीन सहायक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अपने आयोडीन की कमी के प्रभाव देखें, अपने आयोडीन की कमी का प्रभाव।
आयोडीन की कमी का प्रभाव। अभी आपको बताया आयोडीन की कमी के कारण यहाँ गले के अंदर गला सूख जाता है, उस सूजे हुए गले को अपने कहते हैं गलगंड या वाइटन डिजीज। तो गलगंड वाइटन डिजीज, गलगंड रोग हो जाता है, गला सूख जाता है, गले के अंदर सूजन आ जाती है। तो इस रोग को अपने गलगंड या घेंगा रोग बोलते हैं। गलगंड या इसका दूसरा नाम है घेंगा, घेंगा या गलगंड, गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण। अन्य देखें हमने तो क्रिटिनिज्म रोग हो जाता है, क्रिटिनिज्म, क्रेटिनिज्म, 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 क्रेटिनिज्म रोग भी आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसके अलावा मिक्सिडीमा, 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 ये तीन रोग होते हैं, गलगंड, क्रेटिनिज्म और मिक्सिडीमा, ये आयोडीन की कमी के कारण होते हैं। अब प्राप्ति स्रोत देखिए हमने कि आयोडीन कहां से प्राप्त किया जाता है। तो समुद्री नमक से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, समुद्री मछलियों से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। आयोडीन के प्राप्ति स्रोत समुद्री शैवालों से, समुद्री मछलियों से, समुद्र में रहने वाली मछलियां होती हैं या समुद्र के अंदर जो शैवाल होते हैं, और एक शैवाल का नाम है लेमिनेरिया। उस लेमिनेरिया शैवाल के अंदर क्या पाई जाती है? भरपूर मात्रा के अंदर आयोडीन पाई जाती है। इसके अलावा समुद्री घास, समुद्री घास इस शैवाल को बोलते हैं, इन शैवालों को सामान्य भाषा में समुद्री घास बोलते हैं, उनसे प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा मुर्गी के अंडे के अंदर भी आयोडीन पाया जाता है। तो मुर्गी के अंडे से प्राप्त, तो ये अपने आयोडीन के प्राप्ति स्रोत थे। ये आयोडीन कहां से हमने प्राप्त किया जा सकता है। अब अपना जो नेक्स्ट सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है वो है अपना जिंक या जस्ता, उसके बारे में हमने पढ़ेंगे। तो तीन हमने पढ़ लिया, कैल्शियम हमने पढ़ लिया, आयरन हमने पढ़ लिया, आयोडीन हमने पढ़ लिया, और लास्ट में जिंक। जिंक को बोलते हैं जस्ता। जस्ते की शरीर के अंदर कमी या जस्ता क्या काम करता है, और जस्ते की कमी से कौन कौन से डिजीज हो जाते हैं या शरीर के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी भिन्नता से क्या होता है, और जस्ते के प्राप्ति स्रोत देखेंगे। तो नेक्स्ट पोषक तत्व 4 नंबर है वो है जस्ता। जस्ते को सामान्य में तांबा बोलते हैं, ये तांबा नहीं कहते, इसको बोलते हैं जिंक, जिंक, और प्रतीक है इसका Zn। जस्ते के बारे में पढ़ेंगे, जस्ता। तो जस्ते का पहले काम देखेंगे अपने, जस्ता क्या काम करता है। कार्य, तो जहां भी चोट लग जाती है शरीर के अंदर, बॉडी की रिपेयरिंग करने के अंदर, घाव भरने के अंदर, ये जस्ता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो शरीर के घाव भरने में, शरीर के घाव भरने में सहायक, शरीर के अंदर चोटग्रस्त स्थान पर घाव होता है, उस घाव को भरने के अंदर जस्ता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अस्थियों के निर्माण के अंदर अन्य मुख्य खनिज पोषक तत्वों के साथ साथ के अंदर जस्ता भी अस्थि निर्माण में सहायता करता है। तो नेक्स्ट क्या होगा, अस्थि निर्माण में, अस्थि निर्माण में सहायक,
अस्थि निर्माण में सहायक हो गया। अस्थियों के निर्माण में ये सहायता करता है। अस्थि निर्माण में ये सहायता करता है। इसके अलावा और काम देखें अपने तो ये मस्तिष्क के विकास के अंदर और सामान्य वृद्धि के अंदर सहायता करता है। मस्तिष्क के विकास में सहायक है और सामान्य वृद्धि में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। मस्तिष्क ब्रेन के डेवलपमेंट के अंदर ये सहायता करता है, सामान्य विकास के अंदर ये सहायता करता है और प्रजनन अंगों के विकास के अंदर भी सहायता करता है। शरीर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, प्रजनन अंगों में ये सहायक है। प्रजनन अंगों के अंदर भी जस्ता है वो सहायता करता है। प्रजनन अंगों के अंदर ये हेल्पफुल है। अब इसकी कमी देखें अपने, कमी का क्या प्रभाव पड़ता है शरीर के अंदर जस्ते की कमी से। तो जस्ते की कमी से एक तो घाव देरी से बढ़ते हैं, जिंक की कमी के प्रभाव, जिंक की शरीर के अंदर अगर कमी हो जाती है, जस्ते की कमी हो जाती है तो घाव है वो लेट बढ़ते हैं। तो पहला कार्य हो गया घाव भरने में देरी, मतलब घाव भरने के अंदर टाइम लगता है, घाव समय पर नहीं बढ़ता है। और जिंक है जस्ता है वो घाव भरने में सहायता करता है, यहाँ पे शरीर के घाव भरने में सहायक है। इसके अलावा सामान्य वृद्धि में विकास बाधित होता है। सामान्य वृद्धि में विकास बाधित। जिंक की कमी से सामान्य वृद्धि और विकास है उनके अंदर रुकावट आ जाती है, वो सामान्य वृद्धि में विकास क्या होता है, बाधित हो जाता है। इसके अलावा बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा में घाव हो जाता है, शरीर से बाल झड़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, जिसको बोलते हैं अपने बाल झड़ना, बाल झड़ जाते हैं। और त्वचा के अंदर क्या होते हैं, त्वचा के अंदर घाव होते हैं, त्वचा में घाव, त्वचा में घाव होते हैं। और प्रजनन अंग है, प्रजनन अंगों के अंदर ये प्रजनन अंगों के अंदर सहायता करता है। तो कैल्शियम ये अपने जिंक की कमी हो जाती है तो प्रजनन अंगों का विकास भी नहीं हो पाता है। घाव, त्वचा में घाव हो जाते हैं और प्रजनन अंगों का विकास बाधित होता है। प्रजनन अंगों का विकास बाधित होता है, प्रजनन अंगों का विकास क्या होता है, बाधित हो जाता है। तो ये जिंक की कमी के अपने प्रभाव देखें कि जिंक की कमी से शरीर के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखें हमने कि ये जो जस्ता है वो किन के अंदर पाया जाता है, तो मछली, मांस, अंडा, गेहूं की भूसी, जई का आटा, दाल, सूखे मेवे। तो प्राप्ति स्रोत देखेंगे, जिंक के प्राप्ति स्रोत, जिंक के प्राप्ति स्रोत तो मांस, मछली, अंडे, गेहूं की भूसी, जई का आटा, गेहूं की भूसी, मांस, मछली, इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर जस्ता पाया जाता है। इसके अलावा दाल और सूखे मेवे, दाल और सूखे मेवे, सूखे मेवों के अंदर, दालों के अंदर, गेहूं की भूसी के अंदर, जई के आटे के अंदर, मांस में, मछली में, अंडों के अंदर भरपूर मात्रा के अंदर जिंक होता है। तो स्टूडेंट आज में मुख्य रूप से चार
पोषक तत्व हमारे पढ़ा है कैल्शियम, आयोडीन, जिंक और लोहा। इसी के साथ में अपनी 1 नंबर यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है, पोषण और स्वास्थ्य। कल अपने नेक्स्ट यूनिट का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, धन्यवाद।